दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा ईमानदारी का तबला बजाते आए हैं, लेकिन समय की व्यथा को देखकर लग रहा है कि उनका तबला फटने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की पोल खुलती नजर आ रही है। जनता के सामने आप बेनकाब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इन दिनों जासूसी के आरोपों से घिरी हुई है। सीबीआई की प्रारंभिक जांच के बाद हुए खुलासे को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है, अब यहाँ समझने की बात यह है कि विपक्ष के साथ नहीं है। तो वहीं इस मामले में नई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कथित तौर पर विजिलेंस डिपार्टमेंट में बनाए गए फीडबैक यूनिट से केजरीवाल सरकार ने नेताओं की जासूसी कराई। जासूसी के लिए रखे गए सीक्रेट सर्विस फंड और 2 चाबी वाली तिजोरी की बात भी सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सीक्रेट सर्विस फंड को एक ऐसी तिजोरी में रखा गया था जो 2 चाबियों को एक साथ घुमाने पर खुलता था। सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए नकद में पेमेंट किया जाता था और इसका ब्यौरा एक रजिस्टर में रखा जाता था। इसमें एस के आगे नंबर लिखा जाता था। 2016 में फीडबैक यूनिट की शिकायत करने वाले विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने अपने लेटर में ये बातें लिखी हैं। सीबीआई ने अब इसे सबूत में शामिल कर लिया है। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है, जिसके बाद यूनिट के गठन 7 महीने बाद और इसमें शामिल होने के 4 महीने बाद शम्स अफरोज नाम के अफसर ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी को लेटर लिखा था। बिहार से आए डीएसपी शम्स ने 3 पन्नों के लिखे हुए लेटर में गड़बड़ियों का जिक्र किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वो अफरोज को दिल्ली सरकार में डिप्यूटी डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई थी और वो 30 मई को यूनिट में शामिल हुए थे। उन्होंने 22 सितंबर 2016 को एक खत लिखा था। अब इस खत के सामने आते ही आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब ये देखना होगा कि सीएम केजरीवाल कौन सा मायावी जाल बनाते हैं और अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए इस बार सीबीआई काफी एक्टिव है। ऐसे में जासूसी कांड में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपनी पार्टी को कैसे बचाते हैं। इस समय देश में अडानी ग्रुप चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण जैसा हम सभी जानते हैं कि अमेरिका से जारी हुई कथित हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने शेयर मार्केट में ऐसा भूचाल मचाया कि अडानी समूह अपने इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट संकट से जूझ रहा है। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साधने लगे और सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष बवाल काटने लगा। हालांकि विपक्ष की चाल फेल होती दिख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष को खूब सुनाया। वहीं दूसरी तरफ अडानी समूह ने अब हिंडनबर्ग की मुसीबत बढ़ा दी है। हिंडनबर्ग को अब भी पता चल जाएगा कि उसने जिस गौतम अडानी से पंगा लिया है वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्हें पलटवार करना आता है और अब वैसा ही हो रहा है। अडानी ग्रुप ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये रिपोर्ट उनके समूह के खिलाफ एक साजिश है। अडानी समूह ने यह भी कहा था कि हम इस संकट से जल्दी उभर जाएंगे। होता भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अडानी समूह के शेयर फिर से बाजार में उछाल मारते दिख रहे हैं। मूडीज और फिच जैसी रेटिंग एजेंसी ने भी अडानी समूह पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। अभी फिर से अडानी समूह ने बयान जारी किया है कि अडानी समूह पर जो 500 मिलियन का कर्ज है उसे भी जल्द ही और समय से पहले उनका समूह वापस कर देगा। एक साजिश जो अडानी समूह के खिलाफ रची गई, उससे अब धीरे धीरे अडानी समूह फिर से उभर कर अपने पुराने दौरे में लौट रहा है। लेकिन अब अडानी समूह ने ऐसा फैसला ले लिया है जिससे लग रहा है कि हिंडनबर्ग के नॉर्थन एंडरसन को कहीं अमेरिका में हिडन ना होना पड़ जाए। आखिर क्या है ये फैसला अडानी समूह का हिंडनबर्ग के खिलाफ, चलिए आपको बताते हैं। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए न्यूयॉर्क के वॉचटेल, लिफ्टन, रोसेन, कॉटेज जैसे बड़े कानूनी सलाहकार कंपनियों और लॉ कानून के जानकारों से संपर्क किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अडानी समूह ने अमेरिकी लीगल फर्म वॉचटेल को हायर कर लिया है। वॉचटेल ने सिरिल अमरचंद मंगलदास फर्म के कार्यालय से संपर्क किया, जो अडानी समूह के साथ काम कर रही है। सिरिल अमरचंद मंगलदास का नेतृत्व सिरिल श्रॉफ कर रहे हैं, जिनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है। वॉचटेल कथित तौर पर अडानी ग्रुप के लिए सलाहकार की भूमिका में है। अब देखना यह है कि जब अडानी समूह और हिंडनबर्ग कानूनी मैदान में आमने सामने होंगे तो जीत किसकी होगी, देश के विश्वास की या विदेशी एजेंडे की। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब उनका मंत्र था सबका साथ सबका विकास। जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला तो उन्होंने देश के हर राज्य की असीमित संभावनाओं को भी तलाशना जारी किया। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के सफर में कौन सा राज्य किस रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है।
नॉर्थ देखा, साउथ देखा, वेस्ट के राज्यों में भी संभावनाएं देखी जा रही थी और ईस्ट में भी संभावनाएं और विकास के रास्ते में तलाशे जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौर किया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसे इस देश की 8 बहनें भी कहा जाता है, उनके साथ भारत की पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़ा यतीमों जैसा व्यवहार किया है। आखिर ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां संभावनाएं तलाशने का काम शुरू करवाया और पाया कि जिन 8 सिस्टर्स को ऐसा अलग छोड़ा हुआ है, वो भौगोलिक, प्राकृतिक, सामरिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम राज्य है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कई रणनीति बनाई और कहा कि पूर्वोत्तर के इन 8 राज्यों के विकास के लिए धन, शांति, बिजली, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल और क्षमता के 8 स्तंभों पर ध्यान देना और केंद्रित करने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदलने से आगे बढ़ गई है और अब इसकी नीति एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट है। प्रधानमंत्री ने जो सपना नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली से देखा, अब उसमें नॉर्थ ईस्ट के लोग भी साथ चलने को तैयार नजर आने लगे हैं, जिसका एक परिणाम अभी हाल ही में देखने को मिला। इस बार नागालैंड में चुनाव है 27 फरवरी को, जिसके परिणाम 2 मार्च को आने हैं। लेकिन मतदान और मतदान परिणाम के आने से पहले ही नागालैंड में भाजपा को विजय श्री का प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। ऐसा कैसे हुआ, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होने हैं। ऐसे में वोटिंग से पहले ही भाजपा को पहली जीत मिली है। आपको बता दें, अकुलुतो विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे भाजपा के उम्मीदवार काजेतो कनिमी को फिर से निर्विरोध चुना गया है। दरअसल उनके सामने एकमात्र प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार खेकाशे सुमी ने अपना नामांकन शुक्रवार 10 फरवरी को वापस ले लिया। चुनावी अधिकारी के मुताबिक 10 फरवरी को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी खेकाशे सुमी ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया, जिसकी वजह से 68 साल के भाजपा उम्मीदवार काजेतो किनिमी की जीत मिली है। वहीं किनिमी ने निर्विरोध चुने जाने के तुरंत बाद अपने समर्थकों संग जश्न मनाया। इसी फरवरी में मेघालय और त्रिपुरा में भी चुनाव है। क्या वहां भी इस बार कमल का फूल का नारा गूंजेगा या नहीं, इसका पता 2 मार्च को परिणामों के दिन पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर हाल ही के दिनों में कई तरह की खबरें चली। उनके कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर खूब चर्चा हुई। हालांकि नटकलों के बीच वरुण गांधी अभी बीजेपी के साथ बने हुए हैं और अब जो खबर सामने आई है वो काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले वरुण गांधी अब शांत हो गए हैं। कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ही वरुण गांधी नरम पड़े हैं। दरअसल आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के सामने अच्छे नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से यूपी के नेता या शासन सब कायदे में रहते हैं। आदित्यनाथ योगी हमेशा से कहते हैं कि सरकार और संगठन का ध्यान हमेशा से ही राज्य और देश की जनता की भलाई के लिए सकारात्मक होना चाहिए। कभी भी अपने निजी हित और फायदे के सुर उतने ऊंचे नहीं होने चाहिए कि उसने जनता और संगठन के राष्ट्रहित के स्वर दब जाए। ऐसे ही एक और यूपी के नेता जो दिल्ली की संसद में बैठते हैं, उनके ही निजी हित और स्वर काफी ऊंचे उठ रहे थे, जिनको योगी आदित्यनाथ ने शांत करवा दिया। उनको अप्रत्यक्ष रूप से समझाया कि निजी हित से पहले जनता फिर संगठन होता है, जिसके बाद से वो नेता शांत है। नेताजी सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी हैं। आखिर कैसे शांत हुए वो, चलिए आपको बताते हैं। वरुण गांधी के बगावती तेवर के बीच मेनका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात सीएम योगी के लखनऊ स्थित आवास पर हुई। तब मेनका गांधी के साथ बीजेपी विधायक विनोद सिंह, सदर सीट से विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, लबुआ से विधायक सीताराम वर्मा और कादीपुर विधायक राजेश गौतम शामिल थे। हालांकि दावा किया गया कि इन दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात विकास कार्यों पर चर्चा के लिए हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद वरुण गांधी बीते काफी दिनों से बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने वरुण गांधी की बयानबाजी को लेकर मेनका गांधी से चर्चा की, जिसके बाद मेनका ने वरुण को शांत रहने की हिदायत दी है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद यूपी विधानसभा चुनाव से पहले से ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर खुलकर जुबानी हमले किए थे। लेकिन सीएम योगी और मेनका गांधी की मुलाकात में विकास कार्यों के अलावा भी कई और ऐसी बातें होंगी, जिसके बाद लगता है कि मेनका गांधी ने वरुण गांधी को समझाया होगा कि बेटा अभी पूरा राजनीतिक भविष्य बचा है और त्वरित लाभ और लालच के लिए पूरे भविष्य को अंधकार में नहीं झोंका जा सकता।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता है और सीएम अरविंद केजरीवाल हैं जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का बिगुल बजाते रहे हैं। लेकिन अब सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे जनता के सामने दोनों की पोल खुलती जा रही है। फिर तो सत्येंद्र जैन हो या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वहीं अब तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ गया है। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी के लिए आगे की राह काफी कठिन नजर आ रही है। अब आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच जारी लड़ाई अब बिजली तक आ गई है। एलजी ने अब आम आदमी पार्टी के 2 मनोनीत सदस्यों को डिस्कॉम बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाकर आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका दिया है। जानकारी के अनुसार एलजी ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जैस्मिन शाह और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को और अन्य निजी व्यक्तियों जिन्हें अवैध रूप से प्राइवेट डिस्कॉम कंपनियों के बोर्ड में सरकारी नामांकित के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें तत्काल हटाते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स के बोर्डों में निजी प्रतिनिधियों के साथ साठगांठ की और साथ ही सरकारी खजाने को 8,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। तो वहीं एलजी के आदेश के अनुसार वित्त सचिव, ऊर्जा सचिव और साथ ही दिल्ली ट्रांसको के एमडी अब इन डिस्कॉम के अस्तित्व में आने के बाद अंबानी और टाटा के स्वामित्व वाले डिस्कॉम पर सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली में प्राइवेट डिस्कॉम कंपनियों अनिल अंबानी की BYPL, BRPL और टाटा की NDPCL बिजली वितरण करती हैं। तो इन घोटालों के सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब के दिन राजनीति में ज्यादा बचे नहीं हैं। शराब घोटाले के बाद जासूसी कांड भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं अब बिजली विभाग में भी आम आदमी पार्टी के नेता घपलेबाजी में सामने आ रहे हैं। केजरीवाल अब लाख कोशिश करने, लेकिन उनके लिए उनकी पार्टी के नेताओं को बचाना मुश्किल हो रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।